हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल गवर्नमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट पंचायती राज, कि कैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज आई थी, क्यों हम लोग चाह रहे थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आए, विलेज लेवल पे भी एक गवर्नमेंट हो, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का। कितनी कमिटीज़ ने उस टाइम पे रिकमेंडेशंस दिए थे, बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिए थे, अशोक मेहता कमेटी ने दिए थे, पीके थंगौन, गडगिल कमेटी, इतनी सारी कमेटी आने के बाद हमारे यहाँ पे प्रॉपरली लागू हुआ था पंचायती राज का सिस्टम। पंचायती राज कौन से शेड्यूल में था? शेड्यूल 11 में था, और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हमारे यहाँ पे है शेड्यूल 12 में। पंचायती राज रूरल लेवल पे होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो होती है वो होती है हमारे अर्बन एरियाज़ पे। जो पंचायती राज का आर्टिकल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 243 से लेके 243O तक है। 243 से लेके 243O बात करता है अबाउट पंचायती राज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 243P से लेके 243ZG तक बात कर रहा है वो अबाउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि अर्बन एरियाज़ में होते हैं। हम लोग ऑलरेडी बेसिक उसका देख चुके हैं कि पंचायती राज का लेवल क्या होते हैं, कैसे 3 टायर सिस्टम आया। अब हम इसके आगे की देखेंगे कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इवन 74, तो उसमें क्या क्या बातें की गई थी। गीता राठौर ये एक सरपंच है जो कि है सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, मध्य प्रदेश की। शी इज़ अ फीमेल सरपंच ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। शी वॉज इलेक्टेड इन 1995 फ्रॉम अ रिजर्व सीट। हमने देखा था कि सीट्स जो है रिजर्व है वुमेन के लिए, 1/3 सीट्स उन्हें रिजर्व करके रखनी पड़ती है। SC/ST के लिए रिजर्व जो होती है, इनके लिए रिजर्व है, EWS के लिए रिजर्व है, ऐसे सीट्स रिजर्व है। तो उन रिजर्व सीट पे गीता राठौर ने इलेक्शन लड़ा था और वो जीती थी। और जब इनने काम किया, कुछ टाइम इन्हें जब अपने ये रूल में थी, अपने गवर्नमेंट इनके पावर में थी, इनने इतना अच्छा काम किया कि इनको जब वापस से इलेक्शन हुआ तब इनको वापस लोगों ने इलेक्ट किया, क्योंकि इनका काम इतना अच्छा लगा वो लोगों को कि इनने इनको वापस से री-इलेक्ट कर दिया। और जब ये वापस से री-इलेक्ट होके आई तभी होके आई थी नॉन रिजर्व सीट पे। पहले तो वो रिजर्व सीट पे आई थी, बट उसके बाद वो नॉन रिजर्व सीट पे आई थी। उनने क्या क्या काम किए थे? तो उनने वाटर टैंक्स को रिनोवेट करवाया था, स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाई, कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स का जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है वो करवाया, जिससे कनेक्टिविटी बने हर जगह। जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे वहाँ पे वुमेन्स के साथ, उसके अगेंस्ट वो खड़ी हुई, उनको सपोर्ट दिया कि हम इसको भी कहीं ना कहीं लड़ेंगे, इस जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करेंगे। उनने उसके लिए भी काम किया। एनवायरनमेंट अवेयरनेस फैलाई कि कैसे हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएं, हमारे फ्यूचर के लिए बचाएं। तो उनने उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाई थी अपने वहाँ पे। एनकरेज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को लगाना। एनवायरनमेंट अवेयरनेस उनने बढ़वाई, इवन उनने प्लांटेशन भी करवाया था। वाटर मैनेजमेंट इन हर विलेज। वाटर मैनेजमेंट की फैसिलिटी ने प्रॉपर करवाई, जिससे जो भी एग्रीकल्चर के लिए उन्हें चाहिए था, इरिगेशन पर्पस के लिए जिनको पानी चाहिए उनको प्रॉपरली मिले, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो उन्हें ये सारे काम किए थे, जिससे पब्लिक बहुत खुश थी उनके सारे काम से। और एक और स्टोरी है, पहले स्टोरी थी गीता राठौर की, अब एक और स्टोरी है, ये भी एक वुमेन की है जो कि तमिलनाडु की है, वेंगई विसल विलेज से है। तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉटेड 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट है उनने बोला कि हम 2 हेक्टेयर के जो लैंड है वो हमारे 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटेंगे, यानी कि उनको हम देंगे। और वो जो लैंड थी ना 2 हेक्टेयर की, वो लैंड आ रही थी इस ग्राम पंचायत के अंडर में। तो उन लोग को ये था कि अगर हमारी लैंड उन लोग को दे देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के को, तो जो लोग हैं उस गांव के, उनके पास क्या रहेगा? ग्राम पंचायत की इसमें पावर होती है, किसी भी लैंड को लेके ग्राम पंचायत अपना से रखता है, उनके पास राइट है उसको लेके कोई लॉ बनाए या कोई डिसीजन ले। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो 2 हेक्टेयर के लैंड है ये हम हमारे 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रखेंगे और उनके बीच में बांट देंगे। और ये इंस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वहाँ के, उनने भी बोल दिया ग्राम पंचायत को कि आपको अपना लैंड तो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अब हायर अथॉरिटी ने भी बोल दिया था ये तो उन्हें करना था, लेकिन उनने रिफ्यूज़ कर दिया इस ऑर्डर को। दे रिफ्यूज़ टू पास सच एन ऑर्डर
and the collector issued an order to acquire the land. The Gram Panchayat filed a writ petition in the Madras High Court against the collector's action. कलेक्टर ने जो वापस से इशू किया कि आपको ये लैंड तो देनी पड़ेगी, ये एक ऑर्डर है हायर अथॉरिटी का और आप इसको नकार नहीं सकते, आपको ये मानना ही पड़ेगा. लेकिन ग्राम पंचायत वाले नहीं चाहते थे कि हम हमारा लैंड उनको दें. हम क्यों दें, इस पे किसका हक है, ग्राम पंचायत वालों का, उस विलेज का उस पे हक है. तो उनने रिट पिटिशन अप्लाई की मद्रास हाई कोर्ट में अगेंस्ट द कलेक्टर्स एक्शन. द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अपहेल्ड द कलेक्टर्स ऑर्डर. उस टाइम पे क्या हुआ, हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच बैठी उस पूरे केस को देखने के लिए. उनने क्या कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है पंचायत का कंसेंट लेने के लिए. जो सिंगल जज बेंच बैठी थी हाई कोर्ट में केस को लेके, उनने बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्राम पंचायत का वो लेने में, कंसेंट लेने में, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप इसको ले लीजिए, एक हायर अथॉरिटी का ऑर्डर है, तो सही हो गया. लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, तो उनने फिर बाद में क्या हुआ, पंचायत जो विलेज के लोग थे उन लोगों ने बोला हम तो नहीं देंगे भले कुछ हो जाए. फिर उनने अपनी बातें रखी सामने. फिर कुछ टाइम बाद उनके बीच में सब सॉर्ट हुआ और फिर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था ना कि 2 हेक्टेयर लैंड हम बांटेंगे, उनने वो जो पंचायत के अंडर में वो लैंड आ रही थी 2 हेक्टेयर की, उनने मना कर, उनने भी बोल दिया कि ठीक है हम नहीं ले रहे. एक टाइम के बाद उनने भी समझ लिया कि ये ग्राम पंचायत का है, क्योंकि एक लैंड पे जो भी राइट है अगर वो ग्राम पंचायत के अंडर आ रही है वो लैंड, तो उस पर जो राइट होगा या उस पर कोई से होगा, कोई लॉ बन रहा है, तो वो सिर्फ ग्राम पंचायत बनाएगी क्योंकि उसके अंडर आ रही है. अगर हम गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट उनसे ये चीज़ भी ले लेगी तो उनकी पावर ख़त्म नहीं हो जाएगी. कहीं ना कहीं ये दब नहीं जाएंगे उनके नीचे, हायर अथॉरिटी के नीचे ये लोग दब जाएंगे, इनका फिर कहीं से नहीं रहेगा एज सच. तो ये चीज़ थी, ये 2 स्टोरीज थी 2 विमेंस के ऊपर, जो कि एक सरपंच रही हैं, जो सरपंच रही हैं उनने कितना सक्सेसफुल काम किया है उस बारे में बताया था. लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. लोकल गवर्नमेंट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. रूरल एरियाज़ में होती है पंचायती और अपने अर्बन एरियाज़ में होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. It is about government closest to the common people and government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens. It believes that local knowledge and local interests are essential ingredients for democratic decision making. They are also necessary for efficient and public friendly administration. तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है लोकल गवर्नमेंट की, हम जिसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में हम बहुत क्लियरली यूज़ कर सकते हैं इनको. लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ये लोगों के बहुत करीब होती है, क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, और ये इन्वॉल्व रहती है डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. अब जैसे विलेज में जो लोग रह रहे हैं उनके पास में है ये, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम एक बार को किसी IAS के पास या प्रेसिडेंट के पास, इनके पास तो नहीं जाएंगे, हम हमारे किसी पास में होगा जो हम उसके पास जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे. उससे तो इजी होगा हमारे लिए कम्युनिकेट करना, हमारी प्रॉब्लम बताना. तो लोकल गवर्नमेंट का यही काम होता है कि उनकी डे टू डे प्रॉब्लम, जो ऑर्डिनरी सिटीज़न की प्रॉब्लम होती है डे टू डे लाइफ में, कहीं पानी नहीं आ रहा है प्रॉपर, या जो कनेक्टिविटी है रोड की वो नहीं है, या उन्हें कोई प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे, उस चीज़ को लेके कंप्लेन है, तो यहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं. बिलीव दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल फॉर इंग्रेडिएंट. अब जैसे हमें हमारे लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा पता है, अब कहीं के गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर है, उन्हें तो हमारे एरिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी, या हमारे आसपास में क्या दिक्कतें हैं, या हम किस चीज़ से खुश हैं, हम किस चीज़ से खुश नहीं है, या हमें ये चेंज चाहिए, उन्हें तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा. लेकिन हमें है, हमारे लोकेलिटी के लोगों को है, प्रॉपर पता है कि उन्हें क्या चाहिए. तो ईजी होगा अगर उन्हें हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, तो वो थोड़ी अपनी चीज़ें बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, किस वे में चाहिए. तो ये पीपल तो उसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एफिशिएंट होगा और पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग में लोग इन्वॉल्व हैं. तो उन्हें एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि हमारे पे सिर्फ लॉज या राइट जो उनके कानून है वो हम पे थोपे जा रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट ये नहीं लगेगा, वो खुश रहेंगे उनके डिसीजन से, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उन चीज़ में. तो पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट, उनके हिसाब से चलेगा. अगर उनकी बातें सुन के प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छा डिसीजन आएगा और बहुत जल्दी आएगा.
अब एडवांटेजेस क्या होते हैं लोकल गवर्नमेंट के? इट इज़ नियर टू द पीपल, इट इज़ नियर टू द पीपल। कोई प्रॉब्लम है तो हम हमारे सरपंच के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन किसी बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके पास तो हम नहीं जाएंगे, हम हमारे सरपंच के पास जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, ग्राम सभा में जाएंगे, इनसे हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, वहाँ पे डील होगा। तो नियर टू द पीपल ईजीली। अब नियर है तो कन्वीनियंट है उनके लिए कि वो अप्रोच कर सके लोकल गवर्नमेंट में फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बोथ क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट भी कम लगेगी और बहुत जल्दी भी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं कि कई कई साल निकल जा रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा उनकी प्रॉब्लम का। तो जल्दी भी आएगा, इवन बहुत कम कॉस्ट में आ जाएगा। बेटर यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो टैक्सेस आ रहे हैं उनके पास वो उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उन्हें तो पता है कि हाँ हम लोग को यहाँ पैसा लगाना ज़्यादा ज़रूरी है अभी, या कोई वेल बनानी है कहीं कहीं पे तो वहाँ पे अभी पैसा लगाते हैं, या अभी उस रोड पे पैसा लगाते हैं जो भी टैक्स में आया है। उन्हें पता है कि कहाँ पे उस फाइनेंस का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो अच्छे से हमें भी रिजल्ट मिलेगा रिटर्न में, तो बेटर यूज़ होगा उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। रिमूव बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है, पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो रही है, थोड़ा लोकल गवर्नमेंट में भी पावर जा रही है, उनके पास भी राइट है थोड़ा। इवन बर्डन ख़त्म कर रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, इनके पास ऑलरेडी बहुत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा नेशन का देखना है, स्टेट को अपने स्टेट का देखना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कई चीज़ों पे लेके इनको लॉ बनाने हैं, राइट जो इनको लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे उन पे देखना है, बहुत चीज़ें इन लोगों को करनी है। तो हो सकता है कि इनके उस बर्डन के चक्कर में ये शायद लोकल लेवल, ग्रास रूट लेवल यानी कि रूरल लेवल पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए। तो बेटर है कि हम लोकल गवर्नमेंट ले आएँ जिससे वो भी थोड़ा बर्डन कम हो और उस एरिया का भी अच्छे से डेवलपमेंट हो, तो बर्डन ख़त्म करेगा। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनकरेज करेगा लोकल पीपल को कि वो पार्टिसिपेट करें और अपना थोड़ी बातें बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उसको सॉर्ट आउट करवाएं। तो ये इनके कुछ एडवांटेजेस है लोकल गवर्नमेंट के। क्यों हमारे लिए लोकल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? In the story of Geeta Rathore, we noticed that she was able to bring about a significant change. गीता राठौर सीहोर की जो सरपंच थी, हमने देखा कि उनने कितने सिग्निफिकेंट चेंज वहाँ पे लाया था। जो तमिलनाडु के सरपंच थे, still retain its land and right to decide what to do with it because of the relentless efforts of its ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर। जो तमिलनाडु में जो केस था लैंड को लेके, 2 हेक्टेयर लैंड को लेके, उनने रिटेन कर लिया था कि हम लैंड नहीं देंगे। राइट टू डिसाइड विद व्हाट टू डू, उनने अपने हिसाब से चीज़ें की, अपना मतलब पावर के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उनको पावर थी उसके हिसाब से उनने काम किया, अपना लैंड नहीं दिया, अपना रिटेन रखा उस अपनी पावर को। विद द एफर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, वो लैंड उनके हाथों से नहीं गया। So local people can be very effective in protecting their local interest. So local government बहुत effective हो सकती है हमारे जो local people होते हैं उनके interest को बचाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए local government important होती है। Democracy is about meaningful participation. Democracy क्या है? Meaningful participation. Democracy सिर्फ वो नहीं होता जहाँ पे आपको वोटिंग का राइट मिल रहा है, राइट? हमें सब चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें फ्रीडम हो, हमें राइट टू स्पीच हो, हम हमारे इमोशंस दिखा पाएँ, हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाएँ, हमारे पास इक्वालिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो डेमोक्रेसी होती है। अगर आपको पार्टिसिपेशन का राइट ही नहीं मिल रहा उनकी मीटिंग्स में, उनकी डिसीजन मेकिंग में, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में आपको मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन मिलता है, इसलिए ये डेमोक्रेसी है। Strong and vibrant local government ensure both active participation and purposeful accountability. ये अकाउंटेबिलिटी भी शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब उनका लैंड ले रहे थे उनसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट, तब उनने अपना रिस्पॉन्स दिखाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि हम जो हमारा लैंड है वो नहीं जाना चाहिए, वरना हमारे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उनका जो विश्वास है हम पे से वो कम हो जाएगा कि हम कोई काम नहीं कर सकते उनके लिए, अगर वो 2 हेक्टेयर लैंड पे चला गया हमारे हाथों। उनने अकाउंटेबिलिटी दिखाई और अपने लोगों के लिए काम किया। वेंगेवस्लाई विलेज ग्राम पंचायत relentless efforts to secure its right over its own land
फॉर एग्जाम्पल ऑफ मिशन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी. ओके, it is at the level of local government that common citizen can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above their development. हमने देख लिया कि उन्हें लोकल गवर्नमेंट में जो कॉमन सिटीजन है वो इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में. It is necessary that in democracy tasks which can be performed locally should be left in the hands of local people. अब डेमोक्रेसी में ये है कि जो लोकली हम काम कर सकते हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर उसकी दे दी जाए. अगर लोकल गवर्नमेंट आपने बनाई है लोकल लेवल पे और उनको प्रॉपर पावर ही नहीं दी या उनको प्रॉपर राइट नहीं दिया कि आप इस मैटर पे नहीं बोलेंगे या आप इस मैटर पे नहीं बोलेंगे, तो वो काम कैसे करेंगे? तो उन्हें प्रॉपर पावर भी मिलनी चाहिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिससे जो उनके लोकल पीपल हैं उनके लिए वो काम करें. जैसे कि पंचायती राज में भी उन लोग को प्रॉपर पावर दी गई है. आप अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, वहाँ पे कोई लॉ बनाना है तो वो अपने हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लोगों को क्या चाहिए. कैसे? यहाँ पे बोला है कि परफॉर्म लोकली, विच कैन बी परफॉर्म लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल. कोई काम है जो कि लोकली हो सकता है इजीली, तो हम उसे क्यों सेंटर तक लेके जाएं या क्यों उन्हें स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाएं, जब वो लोकली कोई भी काम हो सकता है इजीली और इफेक्टिवली होगा. और कॉमन पीपल आर मोर फेमिलियर विद देयर लोकल गवर्नमेंट देन द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल. कॉमन पीपल को ज़्यादा पता होगा अपने आसपास के बारे में. सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को इतनी नॉलेज नहीं होगी कि एक लोकेलिटी में क्या हो रहा है या उस गांव में क्या हो रहा है, उनको इतना नहीं पता होगा. उन्हें ये चीज़ ठीक है, उन्हें ओवरव्यू दिख रहा है, उन्हें एक रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे ये इस चीज़ से पीछे हैं वो लोग, तो उस चीज़ पे वो लोग भी प्रॉपर नेशनल लॉ बना सकते हैं. लेकिन जो उन्हें डीप डाउन ट्रूथ है वो तो उन्हें नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, प्रॉपरली पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, वहाँ की लोकेलिटी प्रॉपर क्या डिमांड कर रही है, वो उन्हें इतना नॉलेज नहीं होगा जितना वहाँ के लोकल लोगों को होगा. They are also more concerned with what local government does or has failed to do, as it has a direct bearing and impact on their day-to-day life. There is also more concerned with what local government does or has failed to do. अगर लोकल गवर्नमेंट कहीं पे भी कोई ऐसा काम कर रही है और वो फेल है, मतलब कोई ऐसा उन्होंने लॉ निकाला या कुछ रूल निकाला और वो फेल है, तो वो उनकी डायरेक्ट डे टू डे लाइफ उनकी एरिया की इम्पैक्ट करेगी. या तो बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेगी. ये उन पे डिपेंड है कि वो कैसे उस चीज़ को बेयर आउट करेंगे, कैसे उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे. राइट, क्योंकि उन्हें नॉलेज है, उन्हें पता है अपने लोकेलिटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में उन्हें पता है. ठीक, द स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट, अगर हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, पावरफुल बनाएं, तो जो हमारा है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस भी पावरफुल होगी. जैसे अब हमने देखा ना कि कितना लोकल गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्यों है लोकल गवर्नमेंट इतना इम्पॉर्टेंट. इवन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी महात्मा गांधी ने ये चीज़ कही थी कि लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्लंडर टाइप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट क्या वहाँ पे ध्यान दे पाएंगे, प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे. लेकिन उस टाइम भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तब प्रोविजन नहीं था पंचायती राज का, सिर्फ उन्होंने डीपीएसपी में एक आर्टिकल में मेंशन कर दिया कि यहाँ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली कहीं ये नहीं बोला कि होना ही चाहिए. डीपीएसपी क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, एक सिर्फ गाइडलाइंस है स्टेट के लिए कि आपको अगर लाना है तो आप लाइए, नहीं लाना तो मत लाइए. हमने देखा कितनी इम्पोर्टेंस है लोकल गवर्नमेंट की, क्यों आना चाहिए. ठीक, अब उस टाइम पे भी इवन जो दूसरे थे, बी आर अम्बेडकर हो गए, इन लोग को ये था कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी प्रॉब्लम्स भी है. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन सबको ये था कि हमारे पे ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है. अगर हम अभी सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन ही करवाएंगे रूरल एरियाज़ में भी, तो हमारा जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं. ब्रिटिशर्स ऑलरेडी सब ले जा चुके हैं, सब लूट चुके हैं. हमारे पास क्या बच्चा है? हमारे पास
पॉवर्टी इतनी है, इलिटरेसी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले उन चीज़ों को सॉर्ट करें, फिर कुछ टाइम बाद लोकल गवर्नमेंट लाएंगे। लेकिन जब आया तब हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की कितनी ज़रूरत थी। हमने देख ली बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है और कितनी है उसकी, हर जगह पे है। लोकेलिटी के डेवलपमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ हुई कैसे, आई कैसे? तो जो लॉर्ड रिपन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन, ये उनकी पिक्चर है। लॉर्ड रिपन जो है वो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, इट इज़ बिलीव दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ है वो हमारे पे बहुत टाइम पहले से है। पहले से किस नाम से थी? सभास के नाम से थी, जहाँ पे विलेज असेंबलीज होती थी, लोग मिलते थे, प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। ऐसे बस कोई कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं था उस पर, या कोई स्टैम्प टाइप ऑफ नहीं था कि हाँ ऐसा है। लेकिन अब उसको एक लीगल मिल गया, लीगैलिटी हो गई है। पहले भी ये थी हमारे यहाँ पे, उसका नाम था सभा, विलेज असेंबलीज के। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेज बॉडीज टुक द शेप ऑफ पंचायत, एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन। ये जो सभा थी कुछ टाइम बाद बन गई पंचायत। पंचायत में कितने लोग होते हैं असेंबली में? 5 पर्सन्स। एंड दीज पंचायत रिजॉल्व इश्यूज एट दी विलेज लेवल। ग्राम पंचायत अभी भी विलेज लेवल पे जो है प्रॉब्लम सॉर्ट करती है। तो उस टाइम पे भी यही था कि पहले सभा थी, फिर पंचायत आई, पंचायत में थे 5 लोग। इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882। कुछ टाइम बाद जब मॉडर्न टाइम में इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी आई, तब उसके बाद बनी ये 1882 में, इलेक्शंस के बाद। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, who was a viceroy of India at that time, took the initiative in creating these bodies. They were called local bodies. इसलिए इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनने पहला इनिशिएटिव दिखाया था कि इंडिया में भी एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसी कुछ चीज़ होनी चाहिए। पहले नहीं थी हमारे यहाँ पे। ये हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे, जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे यहाँ पे, तभी हमारे पे वाइसरॉय था। और इनने पहला इनिशिएटिव दिखाया था जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया था कि हाँ, जब अब इंडिपेंडेंस हो रही है इंडिया की, तो यहाँ पे इनने बोला कि अब यहाँ पे लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो जो पहला इनिशिएटिव था इस चीज़ को लेके, वो लॉर्ड रिपन लाए थे। However, due to slow progress in this regard, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effectively. जब नेशनल कांग्रेस आई तो उनने बोला कि अब हमें धीरे धीरे और स्टेप्स लेने हैं, जिससे जो लोकल बॉडीज़ है वो और इफेक्टिवली आए और अच्छे से आए, वहाँ पे प्रॉपर काम हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड भी कहते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी आया था। वो उसमें भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ही बात की थी, और इसमें विलेज पंचायत वर एस्टैब्लिश इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में विलेज पंचायत जो थी काफ़ी सारे प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी हैड स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हम स्टार्टिंग से इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी हमेशा से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, सारी पावर सेंटर पे या स्टेट पे ना हो, थोड़ी लोकल लेवल पे भी आए, थोड़ा तो उन्हें कुछ भी पावर मिले। अगर सब इन्हें ही मिल जाएगा पॉलिटिकल पावर सेंटर स्टेट पे, तो एक ये लोग डोमिनेट करने लगेंगे रूरल एरियाज़ को, या इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक लोकल गवर्नमेंट लाना चाहिए वहाँ पे। महात्मा गांधी ने बहुत ये चीज़ कही थी। इवन इनने स्टार्टिंग में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले भी इनने हमेशा बोला कि प्रोविज़न होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट लोकल गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में नहीं आई थी ये चीज़। उसके बाद कई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमने अभी इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि क्यों नहीं ला रहे थे वो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थी। उनको ये था कि पहले हम उन प्रॉब्लम्स पे सॉर्ट कर लें, उन चीज़ों को ठीक कर लें, फिर हम इन चीज़ों को लाएंगे
लोकल गवर्नमेंट जैसे एक प्रोविजन लाएंगे. Okay, he believed that strengthening village panchayat was a means of effective decentralization. Strengthening village panchayat was a means of effective decentralization. Village panchayat आएगी तभी तो effective decentralization होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी एक और कोई लेवल होगा स्टेट के नीचे, तभी तो वहाँ पे प्रॉपर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन तीनों के बीच में. डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव रहेगा, विलेज के लिए विलेज पंचायत जो है वो पावरफुल होगी, स्ट्रेंथन होगी. पंचायत देयरफॉर वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. ओके, our national movement was concerned about the enormous concentration of powers in the hands of Governor General sitting at Delhi. नेशनल मूवमेंट्स के जो हमारे यहाँ पे थे, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, इन सबको ये था कि जो पावर है सारी वो सब तो गवर्नर्स के पास है, गवर्नर जनरल के पास है जो कि दिल्ली में है. सारी पावर तो उन्हीं के पास है. कुछ है भी हमारे पास? क्या हमारे पास कोई राइट है? उस टाइम पे ये चीज़ बहुत थी क्योंकि हम इंडिया पे ऐसा सच कोई पावर थी नहीं उस टाइम पे स्टार्टिंग में, और सारी पावर सिर्फ एक इसी इंसान पे थी हर चीज़ को लेके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एवरीथिंग. When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the states. कुछ टाइम बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न आया था, और लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न भी किस में आया था? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपी में इस चीज़ को लेके आ गया था. लेकिन ये क्या होता है डीपीएसपी में कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं. मिनट. When the constitution was prepared, तो ये हमारे यहाँ पे आ गया था स्टेट के उसमें आया था. ये पार्ट 3 में नहीं था एक्चुअली, सॉरी, इट वाज इन पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी. बस इनने पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी में मेंशन कर दिया था अबाउट विलेज पंचायत. डीपीएसपी जो है हमारे नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है. इसमें ऐसा है कि अगर कोई मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कि उन्हें कोई लॉ ला रहे हैं तो इन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें लॉज बनाने हैं. इसमें उन्होंने विलेज पंचायत का प्रोविज़न डाल दिया था. और अगर ऐसा है इन कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है इन आर्टिकल से रिलेटेड, इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक बात हो रही है, और अगर इनको लेके कोई लॉ नहीं आया है या लोगों को इसको लॉ नहीं यूज़ कर पा रहे हैं इनका, तो हम इसके अगेंस्ट रिट इशू नहीं कर सकते, हम इनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते. जैसे फंडामेंटल राइट में होता है, हमको नहीं मिल रहा है उसका प्रॉपरली, हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं. लेकिन अगर डीपीएसपी में है तो हम ऐसा नहीं कर सकते. दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. ये स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर उन्हें लाना है तो वो लाएंगे और अदरवाइज नहीं लाएंगे. तो आर्टिकल 40 में उन्होंने बोल दिया था अबाउट पंचायती राज, वो भी डीपीएसपी के, जो कि है बनाना है तो बनाओ, नहीं है तो नहीं, ऐसा चलता है. स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं होता कि आपको करना ही है क्योंकि ये मेंशन्ड है इसमें, नहीं. अगर उन्हें है कि उन्हें चाहिए ये चीज़ तो वो करेंगे, अदरवाइज ये उन पे कोई प्रेशर नहीं होता कि उन्हें करना है. और ये डीपीएसपी इज इन पार्ट 4, नॉट इन पार्ट 3. इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डीपीएसपी में मैंशनड है as one of the policy directives to all government in the country that this provision is non-justiciable and primarily advisory. Okay, तो DPSP क्या है? non-justiciable है और सिर्फ advisory in nature है, primarily advisory in nature. सिर्फ advise कर रहे हैं state government को कि अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, otherwise it depends upon you. It is felt that the subject of local government including panchayats did not receive adequate importance in the constitution. जो कि लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, इनको कोई इतना खास इम्पोर्टेंस मिला नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि किस में थे? डीपीएसपी में थे, एडवाइजरी है, इतना एज सच इम्पोर्टेंस इन लोग को नहीं मिला था. करना है करो, नहीं करना नहीं करो वाला ऑब्लिगेशन था स्टेट पे, इट डिपेंड्स अपॉन देम.
उन्हें लग रही है कि नीड है इसकी हमारे यहाँ पे, तो वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे. Firstly, due to the turmoil resulted in the strong unitary inclination in the constitution, Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to the unity and integration of the nation. तो जो ये है कि इसको प्रॉपर एडुकेट इम्पोर्टेंस मिला क्यों नहीं था, उसके कुछ रीजंस दो दिए हैं. तो पहले था कि टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान बटा था 1947 में, तो उस वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, वायलेंस था, बहुत चीज़ें, टर्मोइल था उधर पे बहुत. तो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करें, तो उस चक्कर में इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था. नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एंड थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूनिटी का, मतलब रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा लोग भड़के हुए थे अपने पार्टीशन के चक्कर में, हर कोई भड़का हुआ था. तो उनको ये था कि उस टाइम पे हम इसको कैसे इतना इम्पोर्टेंस है, पहले हमें उन चीज़ों को सॉर्ट करना है, दूसरी प्रॉब्लम्स को देखना है. तो बिकॉज ऑफ पार्टीशन टर्मोइल इट वॉज नॉट एबल टू गिव द इम्पोर्टेंस विच वॉज नीडेड टू लोकल गवर्नमेंट. Secondly, there was a powerful voice in the Constitution Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar, which felt that the faction and caste-ridden nature of the rural society would defeat the noble purpose of local government. रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कास्ट का सिस्टम चल रहा था, यानी कि जो लोअर कास्ट लोग हैं उन लोग को इतनी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उन लोग को लेके, अनटचेबल्स है, छुआछूत की वो चल रही है, इनको प्रॉपर जो नीड्स है वो तक नहीं मिल रहे थे, पब्लिक वेल से पानी नहीं ले सकते, मंदिर नहीं जा सकते, जो हाई कास्ट के लोग हैं उन लोग के साथ चल नहीं सकते, उनके साथ मार्केट नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी. तो उस चक्कर में कोई इतना लोकल गवर्नमेंट को ध्यान ही नहीं देता. जो उधर पे भी लोकल गवर्नमेंट आती भी ना उस टाइम पे, तो क्या होता, सिर्फ जो हायर कास्ट के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता या उन लोगों का से रहता, अदरवाइज जो लोकल जो लोअर कास्ट पीपल है उन लोग का क्या रहता, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं, उनको तो अपनी बात कहने का भी मौका नहीं मिलता. तो ये कुछ चीज़ें थी, पहला तो पार्टीशन का था और दूसरा था कास्ट के बिकॉज ऑफ. तो ये रीजंस थे कि क्यों हम लोग लोकल गवर्नमेंट को उस टाइम पे इतना एडिक्वेट इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लोकल गवर्नमेंट गॉट अ फ्लिप आफ्टर 74th एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. हमारे यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया. 73rd से आया था पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड 74 से हम लोग लाए थे म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ये आए थे हमारे यहाँ पे 1992 में, और जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी का जो अमेंडमेंट एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था लेकिन 1993 में. But even before that, some efforts in the direction of developing local government bodies had already taken. उससे पहले भी कुछ efforts लिए गए थे. First in the line was community development program in 1952. Community development program आया था 1952 में. इसको बनाया गया, इस प्रोग्राम को मेनली लाए थे कि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी लोकेलिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट हम कर सके. लेकिन ये एक तरीके का फेल था उस टाइम पे, ये फेल हो गया, तो इसलिए हम लोग फिर उसके बाद रिकमेंड कमिटीज़ बनवाई हमने, रिकमेंडेशंस आए उन लोग के, विच वॉज सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. इसमें क्या बात की थी उनने कि प्रमोट कर रहे हो पीपल का पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट. वो चाह रहे थे कि लोकल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो लोकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये कुछ टाइम बाद फेल हो गया था. इन दिस बैकग्राउंड अब 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट was recommended for rural areas. 3-tier का सिस्टम जो है पंचायती राज का वो रिकमेंड हुआ था. किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने. अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि तीन टायर की जगह हम 2 टायर ले आते हैं, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम ले आते हैं. ठीक है. Some states like Gujarat, Maharashtra adopted the system of elected local bodies. कुछ states around 1960 गुजरात, महाराष्ट्र जैसे ने अडॉप्ट कर लिया था ये सिस्टम.
But in many states, those local bodies did not have enough power and functions to look after the local development. They were very much dependent on the state and central government for financial assistance. जिन स्टेट के पास लोकल बॉडीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन लोगों के बीच में, इतनी पावरफुल नहीं है, तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली डिपेंड हो रहे थे सेंटर और स्टेट पे उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए. Many states did not think it necessary to establish elected local bodies. In many instances, local bodies were dissolved and local government were handed over to government officers. कुछ states में even ये भी लगा कि local government की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटर हमारा काम कर ही तो रही है, स्टेट हमारा काम कर रही है, हम क्यों लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे लाए, क्यों एक और बॉडी उधर पे लानी है. उनने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट जो था उसको हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को. तो ये कुछ स्टेट के एग्जांपल दिए कि जब 3 टाइप्स पंचायती राज का सिस्टम उनने बताया था तो कुछ स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ ने क्या किया वहाँ पे नहीं इतना पावरफुल बन पाया या इतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं हो पाई, तो उनने कम्प्लीटली अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो डिपेंड होने लगे सेंटर स्टेट में. कुछ के यहाँ पे प्रॉपर उन्हें नीड ही नहीं लगी, उन्हें लगा नहीं चाहिए हमें, तो वो कम्प्लीटली उनने अपनी लोकल बॉडी हैंड ओवर कर दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को. Many states have indirect elections to most local bodies. In many states, election to the local bodies were postponed from time to time. कुछ कहीं पे indirect elections हुए, कहीं पे continuously postpone हुए जा रहे थे टाइम टू टाइम, प्रॉपर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे थे. पहले बोलते कि इस डेट पे हो रहा है, फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर बोला इधर अब होगा, फिर पोस्टपोन कर दिया. तो यही चीज़ें कुछ स्टेट में चल रही थी. आफ्टर 1987 thorough review of the functioning of local government institution was initiated. तो 1989 में फिर एक कमेटी आई, पीके थुंगॉन कमेटी, जिनने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को. पीके थुंगॉन कमेटी ने बोला कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, जिससे इन लोग को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रॉपर वो मिल गया तो इन लोग को प्रॉपर पावर मिलेगी, इनको प्रॉपर जो है अपना फंक्शनिंग कर पाएंगे. इन्हें ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एनलिस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शंस टू देम अलॉन्ग विथ फंड्स वर रिकमेंडेड. इनने क्या बोला कि एक तो पहले तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दो, इनका हर 5 साल में इलेक्शन करवाओ, कि प्रोवाइड पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कहीं क्या हो रहा था पोस्टपोन हुए जा रहे थे, इलेक्शंस ही नहीं हो रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता तो कोई भी अपनी ऐसा नहीं सोचता कि हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की नीड नहीं है तो जो है उसको भी हैंड ओवर कर रहे, वो नहीं कर सकते थे वो लोग. वो इवन उन्हें जो लोकल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो पाती, फंक्शनिंग कर पाती, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ता सेंटर स्टेट पे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देना भी ज़रूरी था. इनने और क्या बोला कि जो इनको अप्रोप्रिएट फंक्शंस टू देम अलॉन्ग विद फंड्स, उन्हें फंड्स की पावर दो कि वो अपना टैक्स कलेक्शन कर पाए और उस टैक्स को वो अपने हिसाब से यूज़ कर पाए, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाए. तो उन्होंने ये 3 रिकमेंडेशंस दी कि इससे जो लोकल गवर्नमेंट ड्रॉबैक है, मतलब पीछे रह रही है, उससे वो आगे बढ़ेगी, थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो परफेक्ट हो पाएगी. अब आता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हमें जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है कोई प्रोविजन तो हम अमेंडमेंट लाते हैं. तो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन को इंक्लूड करने के लिए हम लाए थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. These amendments act aimed at strengthening local government and ensuring an element of uniformity in their structure. ये अमेंडमेंट थे, उसने मेन एम क्या किया कि स्ट्रेंथन करेंगे पहले तो लोकल गवर्नमेंट को, इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी है इनके स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री, हर जगह यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह है एटलीस्ट एक लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शंस हो रहे हैं इनके प्रॉपर टाइम टू टाइम, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी इनके स्ट्रक्चर में. लेटर इन 1992 द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज पास्ड. 1992 में पास हो गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट ये 1993 में हुए थे.
The 73rd amendment is about rural local government which are also known as पंचायती राज institution. किसके बारे में बात कर रहा है 73rd? पंचायती राज के बारे में. 74 बात कर रहा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका. Came into force in 1993. लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हमने पहले की वीडियो में जब हमने पंचायती राज डिस्कस किया था, हमने देखा था कि कुछ स्टेट में वो अपने हिसाब से या तो क्वालिफिकेशन देंगे कि आपकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए या आप इतने क्वालिफाइड होने चाहिए तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. कुछ ने बोल दिया कि आपके अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. ऐसे हर स्टेट अपने हिसाब से वो लॉज बना सकता है. तो ये स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज. ठीक. But once the constitution was amended, the state had to change their laws about local bodies in order to bring these in conformity with the amendment of constitution. अब हम क्लियरली एक एक अमेंडमेंट देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट में क्या आया था, 74th अमेंडमेंट में क्या आया था. 73rd में आया था पहले तो 3 टायर सिस्टम. विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत के बारे में, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद. ब्लॉक ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस. ग्राम पंचायत जो है कवर कर रहा है विलेज को या कुछ ग्रुप्स को. आसपास के जो छोटे छोटे गांव होते उनको मिला दिया तो उन पे है ग्राम पंचायत, या एक ही बहुत बड़ा विलेज है तो उस पर अलग अकेले ग्राम पंचायत है. इंटरमीडिएटरी लेवल पे है तो स्मॉलर स्टेट्स हैं तो वहाँ पे पंचायत समिति थी, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पे जिला परिषद है. दिस अमेंडमेंट also made a provision for the mandatory creation of the ग्राम सभा. ग्राम सभा का बनना भी वहाँ पे mandatory कर दिया था उन्होंने. The ग्राम सभा would be comprise all the adult members registered as voters in the पंचायत area. Its role and functions are decided by state legislation. ये तो आप ये तीनों सिस्टम तो आपको रखने ही है, 3 टायर सिस्टम तो रखने ही. इवन क्या बोल दिया इस अमेंडमेंट ने कि आपको ग्राम सभा भी वहाँ पे रखना होगा. ये भी मैंडेटरी. उसमें क्या है, जो भी एडल्ट मेंबर्स है रजिस्टर्ड वोटर्स एज पंचायत एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो एडल्ट है और रजिस्टर्ड वोटर्स है सिर्फ वो ही इसके मेंबर बनेंगे. और इसका जो भी रोल या फंक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेशन. ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बात की थी. तो पहला पॉइंट क्या था, 3 टायर सिस्टम का. फिर इन बात आती है इलेक्शंस की. एट ऑल 3 लेवल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा. लोग अपने लीडर को खुद चुनेंगे, वो भी हर 5 साल में. इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे रही है किसी भी पंचायत को उसके टेन्योर खत्म होने से पहले, 5 साल नहीं हुए किसी पंचायत को, 4 साल हुए, 3 साल हुए, या और उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके उन्हें काम कर दिया है या कुछ भी हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसे डिसॉल्व करती भी है तो उन्हें फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे विद इन 6 months ऑफ सच डिसोल्यूशन. अगर उन्हें डिसॉल्व करवा दिए टेन्योर खत्म होने से पहले तो उन्हें उसके 6 महीने के अंदर अंदर वापस से इलेक्शंस करवाने होंगे और इधर उधर पे एक बॉडी लानी होगी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दैट इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज. एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज. 73rd अमेंडमेंट से पहले देयर यूज्ड टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शन. पहले क्या होता था, जब 73rd अमेंडमेंट नहीं आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे टू द डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, एंड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इमीडिएट इलेक्शन आफ्टर डिसोल्यूशन. इवन अगर डिसोल्यूशन भी हो रहा है तो टाइम पीरियड उन्होंने बताया नहीं कि कितने टाइम में होगा, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उन्होंने कुछ नहीं बताया. 73rd अमेंडमेंट से पहले. 73rd के बाद क्या होगा कि उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस वापस करवाने पड़ेंगे. रिजर्वेशन 1/3 सीट उन्हें रिजर्व करनी पड़ेगी वुमेन्स के लिए. हर उस पे हर लेवल पे सीट्स रिजर्व करनी पड़ेगी. रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो, ऑन द लेवल उनके प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनके बेसिस पे इनकी सीट्स रिजर्व होगी. वुमेन की तो 1/3 सीट आपको रिजर्व करनी ही पड़ेगी, और एससी और एसटी के उनके बेसिस ऑफ ऑन देयर पॉपुलेशन यू हैव टू रिजर्व द सीट्स. इफ द स्टेट्स फाइंड इट नेसेसरी दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड. अगर स्टेट्स को लग रहा है कि उधर पे नीड है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट रिजर्व करनी, तो वो कर सकते हैं वो चीज़ भी.
It is important to note that these reservations apply not merely to ordinary members in पंचायत but also to the position of the chairperson. ये जो रिजर्वेशन है वुमेन का, SC ST OBC, ये सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ मेंबर्स तक नहीं है, ये चेयरपर्सन तक भी है. चेयरपर्सन के लिए भी होगी अगर वो लड़ रहे हैं, तो अध्यक्ष के लिए भी होगी. ये सीट्स उनके लिए भी रिजर्व्ड होती हैं, वो भी सारे लेवल पे, एट ऑल 3 levels. Further, reservation of 1/3 of seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seats reserved for SC ST and OBC. ठीक है, SC ST OBC में भी women's की सीट रिजर्व्ड होंगी 1/3, नॉट ओनली इन जनरल कैटेगरी बट ऑल्सो इन SC ST and OBC. फिर आई बात ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स. पहले हमने किस पे बात की थी? 3 tier सिस्टम, इलेक्शंस, फिर रिजर्वेशंस के बारे में. ठीक, अब बात कर रहे हैं हम ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट. 4th पॉइंट है 29 subjects which were earlier in the state list of subjects are identified and listed in the 11th schedule of the constitution. जो कि 29 subjects included है 11th schedule में. 11th schedule में हमारे क्या है? पंचायती राज. पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. These subjects are to be transferred to the Panchayati Raj institution. These subjects were mostly linked to the development and welfare functions at the local level. Each state decides how many of these 29 subjects would be transferred to the local bodies. जो है ट्रांसफर ऑफ द पंचायती राज, these subjects were most linked to the development. ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं वो किससे लिंक्ड है? डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन से. मेनली उनके लोकल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड ये 29 सब्जेक्ट्स होते हैं. अब आई बात, ईच स्टेट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर. अब स्टेट खुद डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट ट्रांसफर होगा, कि कौन सा सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा. डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स. The provision of the 73rd amendment were not made applicable to the areas inhabited by the आदिवासी population. जो 73rd amendments है ये एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन रहती है. In 1996 a separate act was passed extending the provision of the panchayat system of these areas. The provision of the 73rd amendment जो है वो एप्लीकेबल नहीं था आदिवासी एरिया में. आदिवासी एरिया में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है? क्योंकि वो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो हमेशा से ये चाहते हैं कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व करें, वो अपना जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करके रखें. कहीं वो दूसरे लोगों से मिले तो उनका कहीं जो पहले का जो हिस्टोरिकल था वो सब खत्म ना हो जाए ना, हमेशा इसे डर लगता था. उन लोग के रिस्पेक्ट करने के लिए हमने ये एप्लीकेबल नहीं करा था इन आदिवासी पॉपुलेशन स्टेट्स में. 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास हुआ था जिससे इसका प्रोविजन यहाँ पे भी लागू होने लगा था. Many Adivasi communities have their traditional customs of managing common resources such as forests, small water reservoirs. Therefore, the new act protects the right of these communities to manage their resources in the ways they acceptable to them. Okay? जैसे हमने क्या बात की, वो हमेशा चाहते हैं कि अपना काम मिलने कहाँ रहेंगे आदिवासी? फॉरेस्ट एरिया में. कहाँ वो वहीं की रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, पेड़ों को यूज़ करेंगे, वहाँ की नदी को यूज़ करेंगे, पानी है को यूज़ करेंगे. ठीक, वही उनका इकोनॉमिक का सोर्स होगा या जो भी है. तो ये जो है उनका जो ट्रेडिशनल कस्टम है मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज, वो हमने कर दिया कि आप अपने हिसाब से इनको मैनेज करें, जैसे आपको चाहिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं. जब ये लागू किया ना कि दूसरे एक्ट से ये भी वहाँ पे लागू नहीं लगा था 73rd एक्ट, तो उसमें बोल दिया था कि आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इन द वे यू वांट, जिसमें आप इसको कन्वीनियंट समझें. The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. जो लोकल ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है, जो पूरे ट्रेडिशन है हमारे पहले के हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है हमारे, वो ख़त्म ना हो ये मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ के चक्कर में. इसलिए हमने ये चीज़ लाए थे. किस चीज़ को बचाने के लिए? स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे बहुत, इस डिसेंट्रलाइजेशन के चक्कर में ये डाइवर्सिटी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमने ऐसी चीज़ें की थी. अगर हम करते कि हम जो है सारा जो मैटर है आदिवासी का वो भी हमारे तरीके से करें, तो शायद हमारे करने का तरीका और उनके करने का तरीका बहुत अलग होता, और आदिवासी के जो भी कस्टम्स हैं उनका ट्रेडिशन है वो शायद हार्म हो जाते,
उन लोग को शायद ऐसा लगता है कि ये हम लोग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको ना लगे, इसलिए हमने किया कि आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज करें, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम सबको आप कंटिन्यू रखें, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो क्यों, जिससे स्पिरिट है डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की वो कंटिन्यू रहे। अब आई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की बात। द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। Who would be responsible for conducting elections to the Panchayati Raj elections? Earlier this task was performed by the state administration which was under the, पहले जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, उससे पहले जो था सेंट्रल का जो इलेक्शन करता था इलेक्शन बॉडी, वो ही यहाँ पे इलेक्शंस करवाती थी। नेशनल लेवल की जो इलेक्शन बॉडी थी पहले वो करवाती थी। उसके बाद जब ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी आ गई थी 73rd के बाद, तो ये फिर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने लगी। ये इनके जो ऑफिसर होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अंडर किसी के अंडर होते हैं, जो सेंटर के जो इलेक्शंस करवाते हैं उनके अंडर काम करते हैं, तो नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, नॉट लिंक्ड विद दिस कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनसे ये लिंक्ड नहीं है, ये एक अलग बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी दोनों अलग है। ओके तो ये इलेक्शन में अपना मैनेज कर सकें। फिर बात आई क्या 73rd में बात किसने की इनने स्टेट फाइनेंस कमीशन की। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार कमीशन अपॉइंट होगी स्टेट फाइनेंस कमीशन की। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड इवन ये जो है डिसाइड करेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट फाइनेंस करेगा कि कितना रेवेन्यू जो है डिवाइड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, कि कितना दोनों को मिले जो उनके लिए सफिशिएंट हो, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके वर्किंग के लिए प्रॉपर रहे। एंड बिटवीन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के तो करते हैं, बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को भी तो चाहिए होगा पैसा वहाँ पे करने के लिए, तो वो भी वही देखता है। दिस इनोवेशन इंश्योर्स दैट अलोकेशन ऑफ फंड्स टू द रूरल लोकल गवर्नमेंट विल बी नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर। ये क्यों लाया? जिससे ऐसा ना लगे कोई पॉलिटिकल मैटर है या हायर अथॉरिटी के पास राइट है, ऐसा नहीं हो, इसलिए ये प्रोविजन लाए थे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इट्स एन आर्टिकल 243K and State Finance Commission is an article 243I। तो हमने किस किस की बात की 73rd में? पहले तो बात की हमने 3 टायर सिस्टम की, फिर हमने बात की इलेक्शंस की कि कैसे इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, पहले कैसा सीन था, डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा, वो चीज़ हमने देख ली। इलेक्शन के बाद हमने बात की रिजर्वेशन की, then transfer of subjects, state election commissioner and state finance commission। ठीक, 73rd के बाद हम देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कहाँ किसके लिए था? म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था। ये था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कि वहाँ पे भी एक लोकल गवर्नमेंट हो जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर हो, इसलिए हम 74th लाए थे। अब बहुत इजी होता है किसी भी बड़े से सिटी को आइडेंटिफाई करना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बहुत इजी है कि हाँ ये अर्बन सिटीज़ हैं, ये बड़े सिटीज़ हैं, बहुत इजी टू क्रैक है, राइट। रूरल एरियाज़ को हम लोग बता सकते हैं कि ये गांव है, ये एक गांव है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वो बहुत जो बड़े होते हैं उनको तो हम बता देते हैं, जो छोटे अर्बन सिटीज़ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेंसस 1991 है उसमें 1991 के सेंसस में डेफिनेशन डिफाइन कर दिया कि अगर इतने पॉपुलेशन उस एरिया में है तो वो अर्बन कहलाएगा। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रख दिया? मिनिमम पॉपुलेशन हो 5000 की वहाँ पे, एटलीस्ट 75% मेल वर्किंग एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़,
5,000 लोग हो पहले तो वहाँ पे मिनिमम, और 75% मेल, 75% मेल जो है वो इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर वर्क में, तो वो अर्बन सिटीज़ कहलाएगा। तीसरा उनने क्या बोल दिया कि जो डेंसिटी है पॉपुलेशन वहाँ पे 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। उनने 3 वो दे दिए कि अगर वहाँ पे 5,000 लोग हैं मिनिमम, 75% मेल जो है नॉन एग्रीकल्चर उसमें इंगेज है, और जो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो अगर ये तीनों चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं तो वो एरिया अर्बन है। एज पर 2011 सेंसस अबाउट 31% ऑफ 2011 के सेंसस से हमें है पता है कि हमारे जो 31 ऑफ इंडिया इज पॉपुलेशन, 31% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। दीज फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन 12th शेड्यूल। ठीक, 11th शेड्यूल में हमने बात कर ली थी पंचायती राज सिस्टम की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और शेड्यूल 12 में हमने बात कर लिया अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, राइट। इसके आर्टिकल्स क्या थे गवर्नमेंट लोकल इसके, तो वो थे 243O से 243P से लेके 243ZG तक। ये बात कर रहे हैं हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th में, एंड जो कि 73rd में अमेंडमेंट की पॉइंट्स थे ना, 3 टायर सिस्टम, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वो सारे पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स, इलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट, सब सेम है हमारे 74th अमेंडमेंट एक्ट से, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बात वापस मेंशन किया था, उस दोनों के सेम ही है, एग्जैक्ट सेम बात की गई है दोनों। बस कितना डिफरेंस है, 74th में अर्बन की बात कर रहे हैं और 73rd में जो है वो रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। Implementation of 73rd and 74th amendment. During 10 years since these amendment came into force, most states have had at least 2 rounds of election. जब ये amendment आया था तो कुछ states ने at least 2 round of elections लिए थे for the local body, proper functioning के लिए उनके. State like Madhya Pradesh, Rajasthan and few other have in fact 3 elections. मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और भी स्टेट, इनने तो 3 बार इलेक्शंस करवाए थे, कुछ ने तो 2 बार कराए, इनने 3 बार करवाए। टुडे देयर आर 600 जिला परिषद, 6000 ब्लॉक, और इंटरमीडिएटरीज कितने हैं 2,40,000, ग्राम पंचायत इन रूरल इंडिया ओवर 100 सिटी कॉरपोरेशंस, 1400 टाउन म्यूनसिपैलिटीज एंड ओवर 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया। ये एक फिगर्स बताए हैं कि कितने इतने इस अमेंडमेंट के बाद कि कितने सारे ज़िला परिषद, ब्लॉक लेवल पे, इंटरमीडिएटरीज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, कॉरपोरेशंस, कितने सारे आ गए। जस्ट अ फिगर टू शो कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कितनी सारे चेंजेस आ गए। More than 32 lakh members are elected to these bodies every 5 years, of these at least 13 lakh। 5 साल में जो इलेक्शंस होता है ना उसमें 32 लाख मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मोर देन 13 लाख वुमेन्स इलेक्ट होती है, एटलीस्ट 13 लाख तो होती ही है वुमेन्स। 73rd और 74th हैव क्रिएटेड, 73rd और 74th अमेंडमेंट से क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई कंट्री में हमारे इन इंस्टीट्यूशन को लेके, पंचायती राज और नगर पालिका को लेके एटलीस्ट एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक सेम चीज़ होने लगी हर जगह पे। The provision for reservation for women has ensured the presence of significant number of women in local bodies। पहले हमारे यहाँ पे वुमेन्स को इतना सी नहीं था, लेकिन जब इनको ग्रोथ करवाएं कि हाँ इनका भी पार्टिसिपेशन हो इन सब में, इसलिए हमने रिजर्वेशन करवाई थी कि वुमेन की सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, इनको भी पार्ट मिलना चाहिए इन सब चीज़ में। देयर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष, अब अध्यक्ष और चेयरपर्सन के लिए भी सीट जो है रिजर्व होती हैं, तो हमारे पे एटलीस्ट 200 वुमेन तो अध्यक्ष है जिला पंचायत में, 2000 वुमेन जो है ब्लॉक और ताल्लुक लेवल पे है, और मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच है।
ग्रोथ देख रहे हो। एक टाइम पे क्या होता था कि वुमेन्स को इतना कुछ होता ही नहीं था, कुछ मानते भी नहीं थे फैमिली में, उन्हें जो फैमिली का डिस्कशन होता था उसमें भी इंक्लूड नहीं करते थे, बोलते थे कि जो घर का मेल है वो सब डिसाइड कर लेगा, वुमेन का कुछ नहीं है। लेकिन एक इनिशिएटिव से, एक स्टेप से वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन आ गया। 200 यहाँ जिला परिषद में है, 2000 ब्लॉक पे है, तो 80,000 वुमेन सरपंच हमारी ग्राम पंचायत, कितना डेवलपमेंट हो गया। इन मेनी केसेस women were unable to exert their presence or were mere proxies for the male member of their family who sponsored their election. Such instances however becoming fewer. पहले तो क्या होता था, बहुत सारी वुमेन जो है सिर्फ एक प्रॉक्सी बन के रह जाती थी एक मेल के लिए। वो क्या करते थे, पहले इलेक्शन पे उनका नाम आ जाता था कि वो लड़ रही है, लेकिन लड़ता कौन था उनकी जगह, मेल लड़ता था, उनके घर का मेल लड़ता था। ये सिर्फ एक तरीके की प्रॉक्सी बन के रह जाती थी, उनको फिर वही उनको डोमिनेट करा जाता था। लेकिन ऐसे केसेस कुछ टाइम के बाद बहुत कम हो गए अब तो। एज द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ 16.2% शेड्यूल कास्ट, इंडियन पॉपुलेशन में 16.2% है ST, 8.2% है ST, 6.6 अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर इन अर्बन लोकल बॉडीज। 16.2% है SC, 8.2% है ST, अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड है इनमें से हमारे यहाँ पे लोकल बॉडी पे। These bodies have thus become more representative of the social reality that they operate within. Sometimes these leads to tension. The dominant social groups which control the village earlier do not wish to give up their power. This led to intensification of struggle for power. पहले क्या होता था, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप होते थे ना, हायर कम्युनिटी के पीपल हो गए, हाई कास्ट के पीपल हो गए, वो बोलते थे कि हमें हमारी पावर नहीं देनी, हम इन छोटे लोगों से रूल नहीं होंगे, हम इन छोटे कास्ट के पीपल हम पे चलाएंगे अपना हुक्म। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस चक्कर में पहले बहुत स्ट्रगल होता था कि हम हमारी पावर नहीं दे रहे, इलेक्शंस नहीं हो रहे, रद्द हो जा रहे इलेक्शंस। लेकिन उस अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असाइंड एज मैनी 29 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। All these subjects are related to function linked to social welfare and government needs. Okay, local bodies have very little fund of their own. जो लोकल बॉडी का फंड होता है ना बहुत कम होता है, इन्हें इतना एसएच फंड इनको मिलता नहीं है टैक्सेस के थ्रू। ये जितना अगर अपने लोगों पे लगाते हैं बहुत कम लगाते हैं। जैसे पंचायती राज में रूरल एरिया पे क्या करते हैं, पार्क पे लगा दिया या हाउसिंग पे लगा दिया, थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन उनका टैक्स, तो इनका इतना ज़्यादा फंड इनका रेज हो नहीं पाता ज़्यादा। द डिपेंडेंस ऑफ लोकल बॉडीज ऑन द स्टेट, जिस वजह से क्या है ज़्यादा किसी ज़्यादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस। पैसा तो चाहिए ना, डेवलपमेंट करना है, काम करनी है, चीज़ें करनी है, सारी फंक्शनिंग प्रॉपर रखनी है, तो उसके लिए अब डिपेंड तो होना पड़ेगा, पैसा है नहीं, इसलिए वो डिपेंड करते हैं। वाइल रूरल लोकल बॉडीज रेज 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, रूरल लोकल बॉडी से 0.24% का जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती हैं। दे अकाउंट फॉर 4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें से 4% का तो एक्सपेंडिचर ही हो जाता है। कमाते इतना नहीं जितना वो खर्च कर देते, क्योंकि डेवलपमेंट करना है, ऑलरेडी वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ लानी है अभी तो जब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा उसके लिए तो खर्चा बहुत होगा। So they earn much less than they spend. That makes that dependent on those who give them grant. तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है उन लोगों पे जो उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें पैसा दे सकते हैं। अब ऑलरेडी एक गांव है, नहीं है वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनकी हो ही नहीं रही हैं, तो वो क्या करें अब। ठीक, अब उन्हें क्या है कि उन्हें डिपेंड तो होना ही पड़ेगा स्टेट और सेंट्रल पे, जो उन्हें ग्रांट्स देंगे उन्हें पैसा देंगे। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। और ये चैप्टर में क्या था हमने पूरा देख लिया पहले कि कौन से रिकमेंडेशंस आए, कितनी कमेटियों ने रिकमेंडेशंस दिए थे, कितना स्ट्रगल चला था। महात्मा गांधी हमेशा से पहले दिन से चाह रहे थे कि हमारे पे पंचायती राज आए, लोकल सिस्टम आए, एक ग्रास रूट लेवल पे भी हो, जिससे जो है नीचे से हमारे यहाँ पे ग्रोथ चालू हो, रूरल लेवल से ग्रोथ चालू हो। कितना स्ट्रगल हुआ, क्या क्या चेंजेस आए टाइम टू टाइम, सब चीज़ें आई, कितना अब जो है
ये फिगर्स देखे हमने कि कितनी पॉपुलेशन अब इन्वॉल्व है इन सब में। ओके, अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, वो हम लोग देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कि किस रिकमेंडेशंस दे दी कि किस कमेटी की रिकमेंडेशंस है, या कोई प्रॉब्लम बता दी कि इस पे अब किसका से होगा, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड आउट किए वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत, वी नो इट्स 21 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने प्रिस्क्राइब्ड है? 21 ईयर्स पंचायत में होने के। ठीक, अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर अगर के लिए है तो उनके लिए है 35। राज्यसभा का मेंबर है तो 30 एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। ठीक, ये एज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन्ड है। मैंने पंचायत की हमने देख ली 21 ईयर्स है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यसभा के लिए है 30, लोकसभा के लिए है 25। When was the Panchayati Raj started in India? It was in 1999. 2nd October 1999 में हमारे पे सबसे पहले आया था पंचायती राज। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज? हमने अभी भी देखा था स्टार्टिंग में कि कौन सी इलेक्शन बॉडी ऑपरेट करती है, मतलब कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 243 के में। 243 आई में क्या था? फाइनेंस कमीशन। 243 एल में जो है वो बात करता है अबाउट कि 73rd जो है वो एप्लीकेबल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज। ये कौन बात करता है? एल। 243 एल बात करता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में। 243 एम बात करता है कि 73rd किन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें आ जाती है हमारे यहाँ शेड्यूल एरियाज, हिली एरियाज, हिली एरिया ऑफ मणिपुर, फिर आ गए ट्राइबल एरियाज और दार्जिलिंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सारे जो एरियाज हैं ये सब इंक्लूड नहीं होते हैं हमारे यहाँ। तो एक इस आर्टिकल मेंशन है 243 एम में। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि कहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज आया था? हमें पता है कि सबसे पहले कहाँ आया था, वो आया था राजस्थान में। 2 अक्टूबर यहीं आया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में आया था। पहला स्टेट यही था टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। किसके रिकमेंडेशन के बाद? बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे हाई लेवल के और आ सकते हैं जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में हो, जैसे यूपीएससी में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट को बना के कि कौन सा इसमें से सही है, या 1 2 3 सही है, या 1 सही है 2 सही है, उस बेसिस पे आ सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है, और इस वीडियो के साथ हम कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं अबाउट आर लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 आर completed over here. Thank you so much. I hope so I was clear with my explanation. Thank you.